हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अर्शद टेक्नीशियन चैनल। तो यहाँ पर हम एक न्यू साइट पर आए हैं गोदरेज का इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक न्यू कंप्रेसर साइट पर लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो पीसीबी थी वो बार बार ख़राब हो रही थी इन्वर्टर की। तो हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप इन्वर्टर की जगह नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगवा लीजिए, इस वजह से ये कामयाब हो जाएगा। तो चलिए आज इसी वीडियो की मदद से हम जानेंगे इसके कनेक्शन और इसकी फ़िटिंग और इसकी गैस के बारे में। तो यहाँ पर हम इसके कनेक्शन भी रिमूव करेंगे और इसी कनेक्शन से हम इसके एसी कनेक्शन लेंगे, क्योंकि ये पीसीबी वाला कनेक्शन है। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फ़िल्टर दिखा रहा हूँ, इस फ़िल्टर को आज हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। फ़िल्टर को जब भी हम चेंज करते हैं जब फ़िल्टर में लीक होती है। बहुत से टेक्नीशियन भाइयों का ये कहना होता है कि आप फ़िल्टर चेंज करिए तभी इसकी गैस चलेगी, पर मैं आपको लाइव यहाँ पर रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो फटाफट इसके हम कनेक्शन को काट लेते हैं। तो ये हमने डिस्चार्ज और सक्शन वाली लाइन को काट लिया है। डिस्चार्ज और सक्शन वाली लाइन को हमने काटने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे गैस निकल गई है। गैस निकलने के बाद इसके कंप्रेसर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं हम। रिमूव करने के बाद हम इसके कनेक्शन को भी निकाल लेते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर की लीड है, ब्लैक कलर की लीड की अपनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन को रिमूव करके पीसीबी को रख देता हूँ एक साइड में। पीसीबी को साइड में रखने के बाद सबसे पहला काम जो है, हमारी ये वाइट कलर की लीड है, ये ब्लैक कलर वाली जो लीड है इसकी हमें नीड नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डीसी कंप्रेसर था यूवीडब्ल्यू वाला। अब यहाँ पे हम नॉन इन्वर्टर लगाएंगे तो हम इन्हीं वाले कनेक्शन से एसी वाले कंप्रेसर में कनेक्शन लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि कैसे कनेक्शन लेते हैं। उससे पहले मैं नया वाला कंप्रेसर को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, फिटिंग कर देता हूँ। इंस्टॉल करने से पहले हम इसकी चारों रबर को प्रॉपर तरीके से लगा देंगे, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। रबर लगाने के बाद ये जो हमारी जो लाइन है सक्शन और डिस्चार्ज की, इस पे पेंट है। तो पेंट को हम पहले ग्लू गन की टॉर्च की मदद से इसको हम हीट देंगे, जिससे ये पेंट जो होता है वो पिघल जाता है और कॉपर जो है बिल्कुल बाहर निकल के आ जाता है, जिससे रेगमाल मार के बढ़िया करके हम टाँका लगा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेगमाल लगा लिया है। जितना अच्छी तरीके बेहतर तरीके से आप रेगमाल लगाएंगे उतना ही प्रॉपर तरीके से टाँका लगेगा, जिस वजह से आप अपने वेल्डिंग पे शक नहीं करोगे। तो यहाँ पर हम कंप्रेसर को फिटिंग करने से पहले इसका पिनबाल और जो डिस्चार्ज वाली कंडेंसर की लाइन है हम यहाँ पे बाहर लगा लेंगे। बाहर लगाने की वजह ये है क्योंकि ये थोड़ा हमें आसान हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्रेसर को बॉडी में फिट कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, काटने के बाद पिनबाल की जो पिन होती है हम पिन को भी बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने अभी पीछे वीडियो में निकाला था। उसके बाद डायरेक्टली हम सबसे पहले कंडेंसर की लाइन को यहाँ पर बेल्ट कर लेंगे। बेल्ट इतना प्रॉपर तरीके से करें कि आप अगर 5 मिनट ज़्यादा लगे तो आप दें उसको, क्योंकि बार बार ये नहीं होता है, क्योंकि बार बार करोगे तो समय भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और नुकसान भी काफ़ी होगा। तो यहाँ पर हमने लाइन को प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया है। अब हम इसकी पिनवाल को भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना प्रॉपर तरीके से, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दूँगा कि कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाँके लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी क्लीन, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हुआ है यहाँ पर वेल्डिंग। तो अब जो हमारा काम है वो सक्शन वाली लाइन को जोड़ना है, बाकी तो सारा कुछ हो ही चुका है यहाँ पे। तो हम इसकी वापस से फिटिंग कर देते हैं। अब आते हैं हम इसके कनेक्शन पे। कनेक्शन का मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेन लीड का वायर है ब्लैक कलर का और रेड कलर का। ये मेन लीड जो अपनी जो बोर्ड में लगती है उसका है। तो ब्लैक कलर का जो कॉमन वायर है वो कॉमन ही है, ये मेन लीड से डायरेक्ट आया है, ये जो बोर्ड में जो प्लग लगाते हैं। तो ब्लैक कलर का हमारा ये कॉमन है। और ये रेड कलर का जो है ये फेज़ वायर है, जो बोर्ड से आया है, प्लग से जो आया है। तो फेज़ ऊपर थर्मोस्टेट में अप हुआ है और यहाँ पे डाउन हुआ है। तो ये वाइट कलर का जो वायर है ये हमारा थर्मोस्टेट का वायर है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो बिल्कुल अलग वायर है मेन लीड से वाइट कलर का, तो इसी में ही हम ओवरलोड लगा देंगे। और ब्लैक कलर का तो हमारा कॉमन ही है मेन लीड से, तो इसमें हम रिले ले लेंगे। सबसे आसान और इजी तरीका ये है। कुछ टेक्नीशियन भाई अलग से वायर डालते हैं, उन्हें कनेक्शन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे आसान तरीका आपको बता दिया। ब्लैक कलर से तो ब्लैक जुड़ा हुआ ये कॉमन है, वो तो डायरेक्टली आता ही आता कॉमन है। और जो रेड कलर का वायर था जो प्लग से, वो डायरेक्ट थर्मोस्टेट से आने के बाद डायरेक्टली वाइट कलर का तार आया है, कि आप पहचान कर सकते हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा वायर हैं आप रिमूव कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ही वायर चाहिए, एक थर्मोस्टेट का वायर चाहिए और एक हमें न्यूट्रल वायर चाहिए। तो ये जो ग्रे कलर का वायर है, ग्रे कलर का वायर अंदर से ज्वाइंट होकर वाइट कलर का वायर बन गया है। तो वाइट कलर का वायर जो है हमने ओवरलोड में ले लिया है। और यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है अलग से, कुछ लोग क्या करते हैं थर्मोस्टेट में कुछ लोग क्या करते हैं फ्रीजर में छेद करने के बाद अलग से पूरे कनेक्शन निकालते हैं। अब मैं इसके चेक करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। आप कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहले रिले में लगाइए। रिले में लगाने के बाद प्लग के एक प्रोब इस पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अब मैं ओवरलोड का भी चेक करा देता हूँ। ओवरलोड में लगाने के बाद दूसरी पिन पे रखेंगे अब प्लग की। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट को जैसे हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्मोस्टेट भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है।
और बंद करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देख, सबसे आसान तरीका, इजी और बेहतर तरीका यही है इन्हें इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन को मैंने कितना आसान तरीके से यहाँ पे समझाया है कि रेड कलर का वायर है हमारा थर्मोस्टेट पे गया है और वाइट कलर का वायर है थर्मोस्टेट से आउट हुआ है। तो यहाँ पे हमने ओवरलोड लगा दिया और ब्लैक ब्लैक तो आपस में जुड़े हुए ही हैं मेरी लीड के, तो ब्लैक कलर में हम ओवरलोड लगा देंगे यहाँ पे, रिले लगा देंगे। आप ओवरलोड की जगह रिले लगा सकते हो, रिले की जगह ओवरलोड लगा सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम वापस से इसको लगा देते हैं और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इसके प्लग को लगा देता हूँ, कनेक्टर को लगा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्टर को लगाने के बाद यहाँ पर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे फ्लैशिंग। फ्लैशिंग करना कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑयल सब में एक सा ही होता है। फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले हम कंडेंसर को भी हीट करेंगे, इसके फ़िल्टर को भी हीट करेंगे। अगर कोई भी माइनर अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा, अगर चोक भी होगा तब भी चोकिंग खुल जाती है यहाँ पे। तो हम साइड पे सबसे पहले यही चीज़ करते हैं, फ्लैशिंग करते टाइम हम तीनों चीज़ें इसकी हीट करते हैं, फ़िल्टर, कंडेंसर और फ्रीज़र। इसके करने के बाद हमारी कोई भी कमी नहीं रहती है कि फ्रीज चोक होगा हमारा, क्योंकि हम बिल्कुल निडर होके इसमें गैस को फिल कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से हीट कर लिया और फ्लैशिंग कर दिया 8 से 10 बार। फ्लैशिंग करने के बाद डायरेक्टली इसकी लाइन को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे लाइन को जोड़ने के बाद हम इसकी वैक्यूम करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके रिले ओवरलोड निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हीट गन चलेगी तो जलने का थोड़ा ख़तरा है, और पिन वाल से हम पिन भी निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर पिन अगर अपने लगा दिए तो पिन वाल से पिन सबसे पहले निकालें क्योंकि इसके अंदर फिर वैक्यूम बन जाता है, जिस वजह से वेल्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इस चीज़ का भी सबसे पहले ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे करोगे तो सबसे आसान और ईजी तरीके से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से वेल्डिंग लगा है। यहाँ पर हम पिन भी लगा देंगे। पिन लगाने के बाद अब हमारा काम जो है वो वैक्यूम का है। तो यहाँ पर हम गेज को पूरा खोल लेंगे और गेज के सामने वाली जो लाइन है वो हमारी पिन वाल में लगेगी, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से कस लेंगे, कोई भी लीकेज ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे टांगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। अब अगर आप प्रेशर भर के अगर लीक चेक करना चाहते हैं तो आप 100 से 120 PSI प्रेशर भर के यहाँ पर लीक को चेक कर सकते हैं। पर हमें पूरा भरोसा है यहाँ पर जो जिस हिसाब से हमने वेल्डिंग किया तो बिल्कुल भी लीक नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने से समय थोड़ा बच जाता है, क्योंकि अगर आपको खुद अगर इतना नॉलेज है, इतना भरोसा है खुद पर कि आप कर सकते हो, तो आप प्रेशर ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि उससे टाइम बर्बादी होती है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से टाँके लगा लिए थे तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रेशर नहीं डाला था। तो यहाँ पर हमने वैक्यूम वाली लाइन पे जोड़ दिया। अब देखिए हमारी माइनस में सुई आ रही है। तो यहाँ पर कम से कम 15 से 17 मिनट आप वैक्यूम पे ज़रूर दें। 15 से 17 मिनट जब आप वैक्यूम करें तो आप दोबारा से इसकी फिर से हीटिंग करें, जिससे क्या होगा, थोड़ी बहुत नमी या मॉइस्चर वगैरह होगा तो वो भी वैक्यूम जो है वो कंज्यूम कर लेगा और हमारा फ़िल्टर जो है यही चल जाएगा। ये ओरिजिनल फ़िल्टर है। ओरिजिनल फ़िल्टर कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। फ़िल्टर जब भी चेंज करें जब लीक हो। हमारे करियर में हमने जब से काम किया है हमने अभी तक फ़िल्टर चेंज ही नहीं किया है, क्योंकि फ़िल्टर हम जब भी चेंज करते हैं जब लीक होता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार प्रेशर भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। ऐसी ये डिस्चार्ज वाली लाइन है, यहाँ पे अंगूठा रख के देखेंगे, अगर प्रेशर आ रहा है तो वैक्यूम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2-3 बार हमने चेक किया तो अभी तक प्रेशर आ रहा था। कुछ टाइम वेट करने के बाद, जैसे कि हमने 15 मिनट यहाँ पे प्रॉपर 15 मिनट हमने वेट किया था, तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था वो आना बिल्कुल बंद हो गया। सुई भी हमारी बिल्कुल माइनस में आ गई है। तो अब हम यहाँ पे गैस फिल कर सकते हैं, क्योंकि गैस फिल करने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसके गेज को भी बंद कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि गेज को यहाँ पे बंद किया और मैंने रिले ओवरलोड के आपको कनेक्शन बताए थे, सबसे आसान और ईजी। तो रिले ओवरलोड को भी यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि अब कंप्रेसर रनिंग करेगा, क्योंकि हमारा पूरे सिस्टम का काम हो चुका है, कंप्रेसर से लेके कनेक्शन तक का पूरा। और इस आपको अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हर कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कनेक्शन लाइन को जोड़ लेते हैं गैस में। ये हाइड्रोकार्बन गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस हमने यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पर हम थोड़ा इसका प्रेशर निकाल देते हैं। जो दूसरी वाली लाइन है प्रेशर इससे ही निकालें, गेज के सीधे वाली लाइन से प्रेशर ना निकालें, वरना वैक्यूम टूट जाएगा, क्योंकि गेज के सामने वाली लाइन जो है वो कंप्रेसर में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम 40 PSI तक स्टैंडिंग प्रेशर डाल देंगे। उसके बाद हमारी अगर थोड़ी बहुत कम पड़ेगी गैस तो हम बाद में फिल करेंगे। 5 मिनट चलाने के बाद हमने यहाँ पे कैन को उल्टा कर लिया है। कैन को उल्टा करने से थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में चला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर एम्पीयर मीटर भी हम यहाँ लगा लेंगे।
एम्पीमीटर लगाने के बाद डायरेक्टली इसका प्लग इन कर देंगे। प्लग इन करने के बाद यहाँ पे कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और हम यहाँ पे एम्पीमीटर भी चेक कर लेंगे। तो एम्पीमीटर हमारे 0.8 ले रहा है, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट ले रहा है, 7, 8, 9 तक लेता है। ये सिंगल डोर फ्रिज है, 42 नंबर का कंप्रेसर है इसमें, बहुत ही आसान है ये। आप PSI का मैं बता दूं बैक प्रेशर का कि आप 10 से अगर 12 रखेंगे बैक प्रेशर, कुछ लोग 15 भी रखते हैं, कुछ लोग 20 भी रखते हैं, पर 15-20 में परफेक्ट तरीका नहीं है। आप 10 से 12 रखें जिससे कंप्रेसर पे लोड नहीं आएगा और बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग करेगा। यहाँ पर हम इसका बैक प्रेशर 10 रखने वाले हैं, 12 भी रख सकते हैं, 10 और 12 में कोई फ़र्क नहीं है। पर हमारी 10 पे बिल्कुल सही कूलिंग आ गई थी तो हमने 10 ही छोड़ दिया था। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट 7 मिनट इंतज़ार कर करके गैस छोड़ें, एक बार में गैस ना छोड़ें, धीरे धीरे करके गैस छोड़ें। तो यहाँ पर कंडेंसर भी हीट हो रहा था, हमारा फ़िल्टर भी हीट हो रहा था और हमारा जो एम्पीमीटर है वो भी एम्पेयर बिल्कुल परफेक्ट ले रहा था। पूरा सिस्टम हमारा ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पे इसका फ्रीज़र भी चेक कर लेंगे कि फ्रीज़र में कूलिंग कैसी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने चेक किया तो फ्रीज़र में बिल्कुल सूखा बर्फ़ बनना स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा था यहाँ पे। तो सबसे आसान और ईजी तरीका यही है कंप्रेसर को चेंज करने का, इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर करने का। तो इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहे।